स्टूडेंट, हम लोग 9 क्लास का इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। तो हम लोग इसका कुछ भाग पढ़ लिए थे। आज मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट का वीडियो भेज रही हूँ। तो संसाधन के रूप में लोग, संसाधन तो आप लोग जानते ही हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ है कि संसाधन के रूप में लोग, तो मनुष्य जो है, मानव अपने आप में एक संसाधन है। मानव अपने आप में एक संसाधन है। देश के लोग, किसी भी देश के लोग उसके मूल्यवान साधन होते हैं, यदि वह स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल हों। मानवीय साधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी भी पढ़े। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है वो देखेंगे हम लोग। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं, और गैर आर्थिक क्रिया जिसमें लोग पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि भावात्मक रूप से उस क्रिया को करते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसके बदले में कोई मूल्य नहीं मिलता है। जैसे कोई एक व्यक्ति या टीचर ही ले लीजिए या डॉक्टर, अगर वो किसी पेशेंट को देखता है तो उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, तो वो आर्थिक क्रियाएं हुई। और गैर आर्थिक क्रियाएं जब वही डॉक्टर या वही टीचर अगर अपने परिवार के लोगों को, डॉक्टर इलाज करता है या टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके बदले में उसे कोई मूल्य नहीं मिलता है, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। तो जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या जो है वो परिसंपत्ति होती है। तो किसी भी देश के लिए जनसंख्या जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप है, लेकिन अगर वही जनसंख्या स्वस्थ हो, शिक्षित हो, तो वो देश के लिए परिसंपत्ति हो जाती है। और हमारा देश तो इतना बड़ा है, इसकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे देश के एक एक राज्य के बराबर बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे देश के एक एक राज्य के बराबर हैं। अब है शिक्षा। शिक्षा का महत्व। मानवीय संसाधन एक देश की जनसंख्या को दर्शाता है और उसके निवासियों की कुशलता, उत्पादकता, कौशल एवं दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा सामान्य, तकनीकी एवं चिकित्सा एवं समझ के स्तर का विकास करती है। यह मानवीय भंडार की क्षमता में भी अधिक उत्पादन के लिए वृद्धि करती है। यह लोगों की मानसिक कुशलता को भी बढ़ाती है। तो किस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या भी अगर वो शिक्षित हो तो वो परिसंपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। अपने जीवन के
आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कहानी इसकी। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है आजकल शिक्षित करने के लिए, क्योंकि एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित हो जाता है, एक समाज शिक्षित हो जाता है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निधारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपया हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जिसको कहते हैं, अब आइए हम लोग देखते हैं कि महिलाएं कितनी प्रतिशत शिक्षित हैं। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 16% अधिक है। अभी भी हमारे देश के बहुत सारे राज्यों के गाँव में, जो गाँव अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे अभी भी महिलाओं के शिक्षा पर उतना जोर दिया नहीं जाता है। एक तो या तो स्कूल घर से बहुत दूर होते हैं, दूसरी बात गरीबी के कारण माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते हैं और उनकी सोच होती है, कुछ माता पिता अभिभावक की सोच होती है कि इनकी तो शादी करके दूसरे घर जाना है तो इनके पढ़ाई पर खर्च क्यों करें, उसी पैसे से इसकी शादी की जाएगी। यानी दहेज प्रथा के कारण भी बहुत से अभिभावक जो हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है और भारत में केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं। साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में है। 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में अभी भी बिहार और झारखंड बहुत पिछड़े हुए हैं, 62% ही है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली के ये हम लोग उतना नहीं देखेंगे, इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि अभी भी महिलाएं जो हैं वो अशिक्षित हैं और बहुत कम प्रतिशत महिलाओं का शिक्षित है। वो या तो प्राथमिक विद्यालय भी नहीं जाती हैं या तो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षा ग्रहण करती हैं, लेकिन हाई स्कूल जाते जाते उनकी पढ़ाई छूट जाती है। सरकार ने इसके लिए बहुत से कार्य किए हैं ताकि बच्चे स्कूल आए।
स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया है। सरकार के द्वारा बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाता है ताकि बच्चे स्कूल आएं। पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी तो बच्चे टिफ़िन में घर जाते थे और फिर लौटकर स्कूल नहीं आते थे, या तो बहुत से माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि उनके माता पिता काम पर चले जाते थे तो घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं होता था। इसके लिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र खोला, बालवाड़ी खोला, जहां महिलाएं अपने बच्चों को रखकर काम पे जा सके, और स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाने लगा ताकि बच्चे स्कूल में ही रहें और पढ़ाई करें। 11वीं योजना में योजना अवधि के अंत तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि 2011-12 एवं 21% 12वीं योजना तक करने का प्रयास किया गया है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, और सरकार ने तो यह भी नियम निकाला है कि कहीं भी 14 वर्ष से नीचे के बच्चे अगर इधर उधर भटकते हुए या कहीं ढाबा या होटल में काम करते हुए देखे जाएं तो उन्हें स्कूल तक पहुंचाया जाए। अब है स्वास्थ्य फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? कोई भी कंपनी ऐसे लोगों को क्या रखना चाहेगा जो बार बार बीमार पड़ता हो? मानवीय पूंजी का एक आधारभूत तत्व स्वास्थ्य है। मानवीय पूंजी उत्पादन का एक आवश्यक तत्व है। सभी तकनीकी विकास के बावजूद भी मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अत्याज्य साधन है। आर्थिक विकास को तेज दर से प्राप्त किया जा सकता है। एक पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थ मस्तिष्क को पैदा करता है। दोनों एक साथ मानवीय संसाधन की उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि करते हैं। तो अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छा से किसी भी कार्य को कर पाएगा। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ लोग
किसी संगठन के लिए क्या होते हैं, बोझ बन जाते हैं। वो बार बार बीमार पड़ेंगे, उनका काम जो है वो पेंडिंग रह जाएगा, तो वो इस तरह से उस कंपनी के लिए वो या संगठन के लिए वो बोझ बन जाएंगे। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एवं विस्तृत स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक जान गए हैं आप लोग। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं। सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा बहुत मैं बताई हूँ कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है, यानी कच्चा माल। द्वितीय क्षेत्रक विनिर्माण है और तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, जिसमें परिवहन है, यातायात के साधन जो परिवहन है, और डाक है, बीमा है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? अभी भी हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम है और नर्सों की भी। इसका तो अभी ताज़ा उदाहरण हम लोग कोरोना नामक जो महामारी आई है, इस समय और भी देखने को मिल रही है कि हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या, नर्सों की संख्या कितनी कम है, और उपकरण, स्वास्थ्य उपकरण की भी कमी है, अस्पताल की भी कमी है। किसी अस्पताल में आप कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहेंगे? आप हाल में जिस अस्पताल गए उस पर चर्चा करें। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं, यानी प्राथमिक उपचार जो किया जाता है उस तरह की भी सुविधाएं नहीं है बहुत से क्षेत्रों में। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। तो यहाँ मेडिकल की सुविधा भी बहुत कम है, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। और अभी और भी इसमें बहुत तेज़ी से तरक्की करने की आवश्यकता है। बहुत सारे हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है। बेरोजगारी। शकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। एक कहानी है, फिर से बच्चों, वही शुरू में जो हम लोग पढ़े वही घूम के फिर आया है। इसको बेरोजगारी मतलब क्या होता है? बेरोजगारी यानी कि लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं है। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जिसके अंतर्गत कुशल व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर कार्य करने के इच्छुक होते हैं किंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता है। तो बेरोजगारी का मतलब समझ गए आप लोग? बेरोजगारी का मतलब होता है लोग काम करने के तो इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें कुशल व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर कार्य करने के इच्छुक होते हैं किंतु कार्य उन्हें प्राप्त नहीं होता है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है।
तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी होती है जो मौसम पर आधारित होती है, और इस तरह की बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा देखी जाती है, गाँवों में। लेकिन शहर में भी है मौसमी बेरोजगारी, जैसे कि ठंड के दिनों में गर्म कपड़ों की बिक्री होती है तो उस समय अधिक लोगों की आवश्यकता होती है दुकान में, तो उस समय दुकानदार जो है वो अधिक लोगों को रख लेता है। लेकिन जैसे ही जाड़े की मौसम ख़त्म होती है उन लोगों को काम से हटा दिया जाता है। शहर में बर्फ़ की फैक्ट्रियों में भी यही हाल है। गर्मियों में अधिक लोगों की आवश्यकता होती है तो वहाँ भी लोग रखे जाते हैं, और जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है, ठंड के मौसम आते हैं तो उन्हें हटा दिए जाते हैं। लेकिन गांव में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक देखी जाती है। ये दोनों अलग अलग बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी जो मौसम पर आधारित है। हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जनसंख्या जो है वो अभी भी कृषि पर आश्रित है, और हमारा कृषि जो है वो मानसून पर आश्रित है। अच्छी बारिश होती है तो कृषि कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ऐसे मौसम में और साल में हमारे यहाँ 8 महीना या 6 महीना ही कृषि कार्य होते हैं, और बाकी के दिनों में वो बेकार बैठे रहते हैं। उन्हें मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं और अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये दिखाई नहीं देता है, यानी छुपी हुई बेरोजगारी। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी खेत पर, वहाँ पे सिर्फ 6 लोगों वहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 2 लोगों को काम की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ 6 लोग लगे हुए हैं काम पर। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, इसलिए वो लोग भी उसी खेतों पर जाकर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए तो उस खेत पर के पैदावार में कोई अंतर नहीं आएगा। उस खेत की जितनी उत्पादन क्षमता है उतनी ही रहेगी। तो वहाँ 4 लोग जो थे वो ऐसे ही लगे हुए थे। देखने से प्रतीत हो रहा था कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका सीमांत उत्पादन जो है वो सीमांत शून्य है। देखिए, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तो वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, मौसमी बेरोजगारी के बारे में भी पूछा जाता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में भी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं। उनके पास भूखंड होता है, खेत का छोटा सा टुकड़ा होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। इन 3 लोगों की वहाँ आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 लोगों से ही उस खेत पे सारा काम हो जाएगा। लेकिन वो 3 लोग और अतिरिक्त इसलिए लगे हुए हैं कि उनके पास और कोई काम नहीं है। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है।
अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग जो है वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। यानी प्रतीत हो रहा है कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो 3 लोगों की वहाँ आवश्यकता नहीं है। वो तीनों को वहाँ से हटा भी दिया जाए तो उस खेत की उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी पीजी जिसको कहते हैं, एमए या एमकॉम या एमएससी, उनमें बेरोजगारी अधिक है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक वाले जो हैं, मैट्रिक पास जो होते हैं, वो कहीं भी किसी भी काम करने के लिए, किसी भी तरह के काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं वो छोटा मोटा काम करना नहीं चाहते, इसलिए बेरोजगारी अधिक है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है और बेरोजगारी होने से अगर युवक बेरोजगार होंगे तो जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होगी। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा, जनशक्ति संसाधन यानी मानव संसाधन की बर्बादी होगी। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, अगर ये काम करेंगे तो ये परिसंपत्ति हो जाएंगे, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो ये देश के लिए बोझ हो जाएंगे। बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। युवक जो है वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं बेरोजगारी के कारण। गलत रास्ते यानी नशा करना, जुआ खेलना, ऐसे ही बैठ के समय बर्बाद करना, गप्पे मारना, अड्डाबाजी करना। तो इस तरह से नवयुवक जो है वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, जीवन निर्वाह स्तर यानी कि रोज के जो उनके होते हैं सिर्फ खाना, भोजन, किसी तरह से कपड़ा, मकान, उस पर निर्भर होते हैं। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, सिर्फ पेट भरने के लिए उनके पास साधन जुटा पाते हैं वो दिन भर काम करके किसी तरह से, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। वो दिन प्रतिदिन अस्वस्थ होता जाता है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में भी वृद्धि होती है। और फिर वही माता पिता सोचते हैं कि जब हमें नौकरी नहीं मिली तो ये हमारे बच्चे भी पढ़कर क्या करेंगे, इन्हें भी तो छोटी मोटी काम करके ही जीवन यापन करना है। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है।
वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे गए हैं, जबरदस्ती कर रहे हों। इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं। और जो लोग एकदम गरीब होते हैं वो बेकार बैठना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी छोटे मोटे काम से जुड़ जाते हैं। जानते हैं कि वो काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोग को समझा दी है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ किसी तरह से वो लोग पेट भर पाते हैं। और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार की परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि ही है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में चला गया है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं, और अभी इसके पहले भी मैं बताई हूँ, पार्ट शुरू जब की हूँ तो बताई हूँ कि प्रथम क्षेत्र में आता है क्या, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, यानी कृषि से संबंधित कच्चा माल जिसको बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, जो हमें कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होता है उसका निर्माण करके, और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र भी जिसको कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। फिर से आइए यह जानने के लिए कहानी पढ़े कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। तो एक गांव की कहानी है जिसमें फिर वही है कि किस तरह से एक लड़का जो है वो कृषि इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, एग्रीकल्चर का, और वो गांव में ही आकर वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य करता है। तो फिर वो किस तरह से देश के लिए परिसंपत्ति बन जाता है। तो आप लोग इस कहानी को स्वयं भी पढ़िएगा। और जब वो इंजीनियर बन के आता है तो कितने ही लोगों को वो रोजगार देता है। उसी तरह से गांव में कुछ स्कूल खुल जाते हैं तो वहाँ भी कुछ युवकों को रोजगार मिल जाता है। गांव में प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई लड़की या महिला जब सिलाई सेंटर खोलती है तो वो भी कई लोगों को प्रशिक्षित करती है और कई लोगों को काम देती है। इस कहानी के द्वारा यही बताया गया है। तो मुझे लग रहा है बच्चों कि आप लोग को पाठ समझ में आ गया होगा, और आगे मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए और याद कीजिए बच्चों। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसका बेल वाला जो बटन है उसको भी दबाइए, ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक उसका लिंक जो है वो पहुंच जाए। तो धन्यवाद बच्चों।